नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने जो यूपी की जो पुलिस भर्ती नजदीक आने वाली है उसके रिलेटेड जो सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज के हम क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो एक्चुअली आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से बनाए गए हैं, यानी जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे उससे पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उसी को तो रिपीट तो किया है ये, साथ ही उसी के साथ उस क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उस पे भी हमने जो क्वेश्चन है वो लाए हैं। ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए 101% जो है बहुत ही काम का हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट तक जो है सेशन पे बने रहिएगा और क्वेश्चन के आंसर जो है देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आंसर गलत भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स के कभी कभी आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक है। ओके। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, वो पीकॉक है, साइरस क्रेन है, तोता है या गोरिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, साइरस क्रेन। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है उसे कहा जाता है साइरस क्रेन। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा कि साइरस क्रेन यूपी का एक राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है। और ये हमेशा याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी जो है उसे भी साइरस क्रेन ही कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको पिकॉक भी नाम मिल जाएगा। अभी पिकॉक किसके लिए जो बना जाना जाता है, तो पिकॉक जो है इंडिया का राज्य पक्षी है। ठीक है। आप तो जानते होंगे कि इंडिया का ये नेशनल जो बर्ड है वो कहा जाता है पिकॉक को। ठीक है। और साथ ही आपको शायद यहाँ पे एक नया नाम दिख रहा होगा, हाउस पैरो। ठीक है। आपने पैरोट तो सुना होगा, बोलने वाला पक्षी पैरोट तोता। ठीक है। बट हाउस पैरो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है ये दिल्ली का, ठीक है, और बिहार का राज्य पक्षी है। ठीक है। तो हाउस पैरो दिल्ली और बिहार का राज्य पक्षी, साइरस क्रेन यूपी का राज्य पक्षी और पिकॉक जो है हमारे इंडिया का राज्य पक्षी। ठीक है। तो इसकी तरह जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। विच इज अ बुल टक ग्रैंड टक रोड। ठीक है। ये ग्रैंड टक रोड जो है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, अशोका या शाहजहां ने। थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो किसने कराया था, तो हमेशा याद रखना है एस एस एस, यानी जी टी आर को एस एस एस, शेर शाह सूरी ने जो है बनवाया था। ठीक है। तो मौर्य काल में, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा कि मौर्य काल में सबसे पुराना मार्ग जो है उसे ही ग्रैंड टक मार्ग जो है कहा जाता, ग्रैंड टक रोड जो है कहा जाता था, यानी सड़के आजम। ठीक है। जिसे बनाया गया था सड़के आजम जो है इसे कहा गया था सड़के आजम। ठीक है। जैसे ग्रैंड टक रोड जो है अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैंड टक रोड, वह सही शब्द है सड़के आजम। ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे और एक नाम दिख रहा होगा, अशोक। अशोक किसके लिए जाने जाते हैं, तो अशोक आपको सिंपल ध्यान में रखना है ये धम्म के लिए, धम्म का प्रचार, सांची स्तूप, इसके लिए जाने जाते हैं धम्म के लिए। ठीक है। और आप सबको ही पता होगा कि ये नाम तो काफी दुनिया में फेमस है, और ये नाम किसके लिए है, ताजमहल और लाल किला बनवाने के लिए। ठीक है। तो ताजमहल और लाल किले के लिए शाहजहां ध्यान में रखना है, अशोक धम्म और सांची स्तूप के लिए ध्यान में रखना है, और शेर शाह सूरी जो है वो मौर्य काल के लिए ध्यान में रखना है, जिसमें सड़क आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उन्होंने बनवाया था। ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या कह रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। ठीक है। मतलब मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संशोधन द्वारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किए गए थे, 42, 44, 86 से 73। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 42 अमेंडमेंट, यानी 42वां संशोधन के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे संशोधन में लागे गए, लागू किए गए। किसने लाए थे, तो हमेशा याद नाम ध्यान में रखना है, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। किस देश से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिए है, यूएसएसआर यानी रशिया से। ठीक है। और टोटल कितने ऐड किए गए हैं सर, इन्होंने कितने कहा थे, कितने ऐड किए गए हैं, तो इन्होंने कहा थे, कहे थे 8, बट ऐड किए गए हैं 10। ठीक है। 10 जो है वो मौलिक कर्तव्यों को ऐड जो है किया गया है। और 42 संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटी संविधान। ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एम से ध्यान में रखेगा। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे 44 अमेंडमेंट आपको दिख रहा होगा, ये किसके लिए ध्यान में रखना है, ये संपत्ति का अधिकार को हटाने के लिए। ठीक है। मतलब संपत्ति का अधिकार को हटाने के लिए इसे जो है याद रखना है, संपत्ति का अधिकार जो है इसने हटवाया था। ठीक है। और 86 अमेंडमेंट किस में ध्यान में रखना है, देखिए पहले कितने थे, पहले थे 8 बताए गए थे, बट ऐड कितने किए गए, 10। क्या ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को 10 ऐड किया गया था। बट 86 अमेंडमेंट से क्या हुआ, इसी 10 नंबर को किया गया 11। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा 10 को 11 किया गया, और 11 मतलब कौन सा डाला गया यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार जो उसे बाद में जाके ऐड किया गया था। ठीक है। ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं।
ओके। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, ऐसा सवाल जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? वेनस है, मरकुरी यानी शुक्र है, बुध है, मंगल है या प्लूटो है? तो अब सबको ही पता होगा सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा, देखिए प्लैनेट कहा गया है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप सबको ही पता होगा कि प्लूटो जो है अभी प्लैनेट नहीं रहा, इसलिए प्लूटो जो आंसर इसका नहीं है। ठीक है। लेटेस्ट कंसेप्ट अनुसार अगर आप याद रखते हो तो लेटेस्ट कंसेप्ट के अनुसार कौन सा याद रखना है, तो वो है मर्क्यूरी। ठीक है। मर्क्यूरी के लिए जो सबसे सूर्य का सबसे पास और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो मर्क्यूरी जो है, याद रखना है। सूर्य के सबसे पास भी है और सबसे छोटा भी है मर्क्यूरी। देखिए प्लूटो पहले था बट अभी नहीं है, ठीक है, ये प्लैनेट नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये है नहीं, ये है वहीं पे, बट ये प्लैनेट नहीं है। ठीक है। क्योंकि प्लैनेट की जो क्राइटेरिया होता है उसमें फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसे बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो फिलहाल कौन सा है, तो फिलहाल है बुध। ठीक है। अब अगर पूछा जाए वेनस किसके लिए फेमस है, तो वेनस के लिए किसके लिए ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा चमकीला। ठीक है। ये है चमकीला और ये है गर्म। ठीक है, चमकीला तो है साथ ही गर्म भी है। ठीक है। तो है ना, चमकीला और गर्म के लिए ध्यान में रखना है। बुध किसके लिए ध्यान में रखना है, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक जो है ग्रह आपको याद आ जाता है। और प्लूटो अभी आपको यहाँ पे आ ही गया है, तो हाँ, मंगल ग्रह किसके लिए, ये लाल ग्रह इसे कहा जाता है, ये रेड कलर में है इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और इसे क्या मतलब जो अर्थ है उसकी ट्विन ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि आगे जाके जो है मंगल पे जो है बस सकते हैं, क्योंकि अर्थ जब नहीं था तो सबसे पहले दुनिया जो बसी थी, मतलब जो लोग थे वो मंगल पे ही थे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। और प्लूटो जो है किसके लिए जाना जाता है, इसे बोना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली प्लैनेट के इसमें आता ही नहीं, बट इसे बोना ग्रह यानी ड्रॉप प्लैनेट जो है कहा जाता है, छोटा सा है ना, ड्रॉप प्लैनेट। ठीक है, ये कहा जाता था। ठीक है, बट ये अभी ग्रह की श्रेणी में नहीं है, इसे निकाला गया है, ये अभी प्लैनेट नहीं है। ठीक है। जब एक्चुअली छोटा था ना, इसे बौना ग्रह कहा जाता था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विच इज द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट? ठीक है। इंडिया का शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कौन सा है, भारतीय गन्ना अनुसंशोधन संस्थान जो है वो कौन सा है, ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। वो कानपुर है, लखनऊ है, कोयम्बतूर है या मेरठ है? ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, लखनऊ जो है किसके लिए पहचाना जाता है, तो गन्ने के शोध के लिए। ठीक है। गन्ने के शोध के लिए जो है, शोध पर एक राष्ट्रीय संस्थान जो है वो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे मिल जाता है, तो लखनऊ में ही मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और कई नाम है जो गन्ने के रिलेटेड, जैसे कोयम्बतूर। ठीक है। बट ये गन्ना अनुसंशोधन संस्थान के लिए फेमस नहीं है, ये गन्ना प्रजनन संस्थान के लिए फेमस है, जिसे एसबीआई। ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है, इसके लिए जो है फेमस है। ठीक है। और यहाँ पे और एक नाम दिख रहा होगा, कानपुर। कानपुर किसके लिए फेमस है, ये चीनी के लिए फेमस है। ठीक है। तो चीनी संस्थान कहाँ पे है, चीनी संस्थान जो है वो है कानपुर में। ठीक है। तो कानपुर में चीनी संस्थान, लखनऊ में गन्ने का शोध के लिए फेमस है। ठीक है, हाँ, मतलब शुगर के रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको गन्ने का जो है लखनऊ में मिल जाएगा। और कोयम्बतूर किसके लिए फेमस है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है, एसबीआई गन्ना प्रजनन संस्थान के लिए ये जो है फेमस है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। ओके। हु इज द फाउंडर लोधी डेंसिटी, मतलब लोधी वंश जो था उसकी फाउंडर जो है कौन थे? ठीक है। लोधी सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इब्राहिम लोधी थे, सिकंदर लोधी थे, बहलुल लोधी थे या खिजर खान थे। तो हमेशा एक ही नाम ध्यान में रखना है और वो है बहलुल लोधी। कौन सा नाम ध्यान में रखना है, बहलुल लोधी। ठीक है। दिल्ली में जो अफगान वंश था ना, वो इन्होंने ही स्टैब्लिश जो है किया था, तो दिल्ली का अफगान वंश जिसे लोदी वंश कहा जाता है। ठीक है। अफगानी थे ना, तो इसलिए इनको अफगान वंश, जिनको बाद में जाके लोदी वंश भी कहा जाता था, इनकी ही स्थापना जो है इन्होंने की। अब यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी नाम दिख रहा होगा, तो ये भी इन्हीं के वंश के थे। बट एक एक अच्छी चीज के लिए जो है फेमस थे, ये किसके लिए फेमस थे, इन्होंने आगरा शहर को इस्टेब्लिश किया था, आगरा शहर बसाया था, कब? 1504 में। ठीक है। तो सिकंदर लोदी जो थे वो आगरा वंश के लिए फेमस है, आगरा वंश जो है इन्होंने ही इस्टेब्लिश जो है वो किया था। ठीक है। और लोधी वंश के अंतिम शासक जो थे वो थे इब्राहिम लोधी। ठीक है। सिकंदर लोधी आगरा जो शहर है इसने इस्टेब्लिश किया था, और ये लोधी वंश के जो लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो इनको किसने हराया था, इन्होंने बाबर ने हराया था। ठीक है। कहा इन्हों से ही, यहाँ से ही बाबर से ही हमें मुगल जो है वो हमारे देश में देखने को मिलते हैं। तो बाबर ने ही इब्राहिम लोधी को जो है हराया था, और इसके लिए कौन सा युद्ध ध्यान में रखना है, पानीपत। ठीक है, पानीपत का जो वॉर है वो इन्हीं के लिए याद रखना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है।
व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी मानवीय रक्त का रसायन पीएच का जो मानक है वो एक्चुअली क्या है, ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। वो कितना हो सकता है, 6.4, 7.4, 8.4 या 5.4? तो ये है 7.4। ठीक है, तो मानवीय रक्त का सामान्यतः पीएच जो है एक्चुअली क्या होता है, तो होता है 7.4। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। 7.4 ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, इसलिए नॉर्मली पीएच वैल्यू ह्यूमन ब्लड का होता है, ह्यूमन ब्लड। बट अगर कभी आ जाए 7.0, ठीक है, तो ये शुद्ध पानी के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, शुद्ध पानी का जो पीएच है ना, ठीक है, पीएच ये होता है 7.0। अगर लेस देन 7 हो, कोई भी नंबर अगर लेस देन 7 हो, तो एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक जो है वो दर्शाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? वह काफी इजी सवाल है। ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या स्पीकर, कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या स्पीकर। इनपुट मतलब हम जो चीज बाहर से है वो अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर जो है डाल रहे हैं, तो कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है ऑब्वियसली स्कैनर। प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर से चीजें जो है वो बाहर निकल रही है। मॉनिटर भी नहीं है, क्यों स्क्रीन पे मुझे चीजें दिख रही है तो बाहर निकल रही है। स्पीकर भी नहीं हो रहा, वॉइस जो है वो बाहर आ रहा है, तो अंदर कौन सा जा रहा है? तो स्कैनर के थ्रू ही हम पेज स्कैन करके जो है अंदर डाल रहे हैं। तो स्पीकर स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हमेशा याद रख लीजिएगा। ओके, उसके बाद सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया का निकनेम जो है कौन से सिटी का है? भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को जो है पहचाना जाता है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या नोएडा? तो आप सबको ही पता होगा, सिलिकॉन वैली एक्चुअली कंप्यूटर का शहर जो है कहा जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम आईटी सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? तो बैंगलोर में। तो इसका क्या होगा? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बैंगलोर को ही। ठीक है, अब पुणे देखिए, पुणे में भी काफी आईटी हब है, आप सबको पता होगा, आईटी की काफी ज्यादा फेमस चीजें जो है वो कहा जाता है। बट पुणे जो है एजुकेशन के लिए फेमस है। ठीक है, दुनिया में सॉरी इंडिया में पुणे जो है एजुकेशन के लिए फेमस है। और पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन। ठीक है, ये भी कहा जाता है पुणे को। ठीक है, आपने देखा होगा फ्रीडम फाइटर्स वगैरह मैक्सिमम यहाँ से देखने को मिले थे। ठीक है, ओके। बंगलुरु जो है वो किसके लिए? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी भारत की सिलिकॉन वैली से कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही आपको नोएडा भी दिख रहा होगा, तो ये यूपी का आईटी हब है। ठीक है, यूपी का आईटी हब। ठीक है, ये हमेशा जान लीजिएगा, यूटी यूपी का आईटी हब है नोएडा। ठीक है, आप में से आपसे आपके कई सारे दोस्त भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आईटी में अभी फिलहाल काम करने के लिए कोशिशें जो है कर रहे हैं। ठीक है, बट एक चीज, छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़े अच्छे से, थोड़ा फोकस करके प्रिपरेशन कीजिएगा। 100% चांसेस होते हैं लगने के, सिर्फ फोकस आपका अच्छा होना चाहिए। फोकस अच्छा होना तो कोई भी चीज नहीं रोक सकती आप। ठीक है, सिर्फ फोकस अच्छा रहेगा। ओके, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? ऐसा सवाल पूछा गया है। एओ ह्यूम थे, ठीक है, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, या बदरुद्दीन तैयबजी थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप सबको ही पता होगा। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्टैब्लिश हुई थी, तो हमेशा जीजा ध्यान में रखना है, जी जा। ठीक है, मतलब 1885, 1886, 1887 और 1888। ठीक है, 1885 में कौन थे? तो डब्ल्यू सी बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। तो जी, फिर से जी, जी, और यहाँ पे आएगा जा। ठीक है, तो दूसरी बार कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, थर्ड बार कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और फोर्थ कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है, इसलिए 3 बार जी है और 1 बार जा है। तो क्या पूछा गया है? फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा गया है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी, इसलिए डब्ल्यू सी बैनर्जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है, ऐसा पूछा गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? आपको थोड़ा रणथंभौर, ठीक है, रन इस वर्ड से ही मालूम पड़ा होगा, रन कहाँ पे है, तो वो है राजस्थान में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखना है, राज या रन। तो रणथंभौर नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा आपको राजस्थान में। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ठीक है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, बाकी संरक्षण करने के लिए ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है आपको फेमस मिल जाएगा। अभी यहाँ पे गुजरात दिख रहा होगा, गुजरात के लिए कौन सा याद रखना है? गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, ये गुजरात के लिए जो है काफी फेमस है। और मध्य प्रदेश के लिए कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के लिए कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, ये आपको मध्य प्रदेश में जो है मिल जाएगा। साथ ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विच एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट?
काफी इजी सवाल है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें जो आपको दो तार, छोटी सी तार कनेक्टेड दिखती है, जो एक्चुअली बिजली चलने के बाद वो तार ज्यादा चमकती है। तो पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्मेंट जो है, ठीक है, तो बिजली के बल्ब में जो फिल्मेंट होता है उसका उपयोग कौन सा होता है? कॉपर होता है, वो आयरन होता है, टंगस्टन होता है या सिल्वर होता है? तो आप सबको ही पता होगा वो होता है टंगस्टन। ठीक है। टंगस्टन एक मेल्टिंग पॉइंट पे जो है जलता है, बट वो पिघलता नहीं है। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज है टंगस्टन की। वो जलता है बट वो पिघलता नहीं, तो इसलिए टंगस्टन जो है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको कॉपर दिख रहा होगा। तांबा जो है वो भी बिजली, मतलब उसमें से भी बिजली जो है फ्लो हो सकती है, बट वो चमकता नहीं है, इसलिए तांबे को हम ज्यादातर यूज जो है वो नहीं करते। ठीक है। और यहाँ पे आपको सिल्वर दिख रहा होगा, ये भी अच्छा सुहासक है बिजली का। ठीक है, बट जो चमकता है वही, क्योंकि लाइट वही दे सकता है, इसलिए टंगस्टन जो है चमकता है। ठीक है, और ये टूटता भी नहीं है। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित संगठन है? ठीक है, ये पशु अधिकार से है, ह्यूमन राइट से है, पर्यावरण संरक्षण से है, या हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य देखभाल से है? तो हमेशा याद रखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है आपको जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनके लिए मिल जाता है। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार होता है, ह्यूमन राइट के लिए जो है वो काफी फेमस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है। ह्यूमन राइट्स के जो मुख्यालय वो कहाँ पे आपको मिल जाता है? तो ये मिल जाता है लंदन में। और ये इनका काम है मानवाधिकार की रक्षा करना। ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत रत्न वाज द फर्स्ट अवार्डेड इन विच ईयर? भारत रत्न जो है पहली बार कब दिया गया था? 1950, 1952, 1954 या 1960? तो ये दिया गया था 1954 में। ठीक है, हमेशा याद रखना है। भारत रत्न पहली बार जो है 1954 में दिया गया था। और पहली बार किसे दिया गया था सर? तो हमेशा तीन नाम तो ध्यान में ही रखने हैं। पहला है सी राजगोपालचारी। ठीक है। दूसरा है एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है। और थर्ड है सी वी रमन। ठीक है। तो ये तीन लोगों के लिए 1954 में भारत रत्न पहली बार जो है दिया गया था। ये नाम हमेशा याद रखने हैं। ठीक है। और 1950 किसके लिए जाना जाता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज? ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परतें हमें यूवी की रेज से जो है बचाती है? ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, या आयनोस्फेयर है? तो इसके लिए भी हमेशा याद रखना है कौन सी किरणें बचाती है, तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है समताप मंडल जिसे कहा जाता है, वो यूवी रेज से क्या करती है, हमें जो है वो बचाती है। ठीक है। तो ये ओजोन परत, इसे ओजोन परत भी कहा जाता है। ठीक है, मुझे एक सवाल का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि ओजोन परत फट गई है तो कहाँ पे फट गई है? ठीक है, कहा जाता है कि ओजोन परत एक जगह है वहां से फट गई है। ठीक है। तो हाँ, वहां पे इंसान नहीं रहते, बट मुझे बताइए कि वो कहाँ पे जो है फट गई है। ठीक है, मैंने इंसान नहीं रहते ऐसा कहने के बाद ही आपको शायद आंसर माइंड में आ गया होगा। ठीक है। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रोपोस्फेयर भी दिखा होगा। ट्रोपोस्फेयर ये मौसमी संबंध जो भी घटनाएं होती है ना उसके लिए फेमस है। मौसम संबंधित घटनाएं जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ठीक है, बिजली गिरना वगैरह, ये बिजली की जो कड़कड़ाहट वगैरह होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ठीक है। और आयनोस्फेयर किसके लिए ध्यान में रखना है? आयनो मंडल, ये जो है वो रेडियो संचार के लिए जानी जाती है। रेडियो संचार। ठीक है। रेडियो संचार इसी से ही जो है वो होता है। नेक्स्ट सवाल, हु इन्वेंटेड एक्सरे? एक्सरे का आविष्कार जो है वो किसने किया था? ऐसा सिंपल सवाल जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका भी आंसर शायद आपको पता ही होगा। एक मिनट। ओके। हाँ, विलियम रॉटजन है, मेरी क्यूरी है, थॉमस एडिसन है, या ग्राहम बेल है? तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो डब्ल्यू आर, विलियम रॉटजन। एक्सरे, ठीक है, रे है तो आर ध्यान में रखिएगा। तो एक्सरे का इन्वेंशन जो है विलियम रॉटजन ने जो है किया था। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार, इनको ही पहली बार भौतिक में नोबेल जो है वो भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज जो है भौतिक में यानी फिजिक्स में, ठीक है, इनको ही दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी क्यूरी किसके लिए जानी जाती है? रेडियम के लिए जाने जाते हैं, रेडियम। ठीक है। और यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन किसके लिए जाने जाते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इसके लिए जाने जाते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है। ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ लोकसभा? लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? तो हमेशा एक बेसिक सी चीज ध्यान में रखिएगा। संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, उसे हमेशा तीन हिस्सों में बांट दीजिएगा। कौन कौन से? तो पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राज्यसभा। ठीक है। तो प्रेसिडेंट, इसके लिए आर्टिकल 52 से लेके 61 तक, बट ये कभी हम डिटेल में जो पॉलिटी का क्लास लेंगे ना तब इसमें जो है जान लेंगे। लोकसभा के कितने होते हैं? तो लोकसभा के पहले थे 552। ठीक है, पहले होते थे 552, बट अभी कितने हैं? 550। ठीक है। अभी जो डिलिमिटेशन बिल आया था ना वो इसी नंबर को बढ़ाने के लिए था, बट डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हुआ इसलिए इस नंबर को बढ़ाया नहीं गया। अगर डिलिमिटेशन बिल पास हो जाता तो 800 प्लस 850 तक वो उस नंबर जो है पहुंच जाता, बट अभी 550 है। और राज्यसभा के कितने होते हैं? तो राज्यसभा के होते हैं 250। इन 550 को डिवाइड कैसे किया जाता है? तो इनको डिवाइड किया जाता है 530
और 20 में। और इनको डिवाइड कैसे किया जाता है, तो इनको किया जाता है 238 और 12 में। ठीक है, तो 530 क्या होता है, ये हम जो जिनको चुनते हैं ना वो लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, हम जो केंद्रीय मंत्री जो चुनते हैं वो यहाँ से चुनते हैं 530 में से। ये 20 कैसे होते हैं, तो इनका भी डिवाइडेशन होता है 13 और 7। ये 13 होते हैं दिल्ली से। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये हमेशा याद रहे, यूनियन टेरिटरी। और 7 जो होते हैं वो अदर यूनियन टेरिटरी, आउट ध्यान में रखना है, अदर यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। इसका नंबर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, 550। ठीक है, ओके। नीति आयोग इस्टेब्लिश इन विच, ओके, नीति आयोग कौन से नीति आयोग की स्थापना जो है किसके जगह पे जो है की गई है, यानी नीति आयोग का नाम आपको पता होगा चेंज किया गया है, तो किसके जगह पे नीति आयोग की स्थापना इस्टेब्लिश किया गया है, फाइनेंशियल कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन या यूपीएससी। तो आप सबको ही पता होगा ये प्लानिंग कमीशन जो है, नियोजन आयोग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में शुरू हुआ था, उसी की जगह पे नीति आयोग जो है लाया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नाम नहीं रखते हुए नियोजन आयोग नाम नहीं रखते हुए नीति आयोग जो किया गया है। नीति का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अगर नहीं बताना है तो कोई इश्यू नहीं है, उसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ओके। विच सिटी इज नोन एज अ मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है, लखनऊ को, कानपुर को, वाराणसी को या अहमदाबाद को। तो हमेशा ध्यान में रखना है ये कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। सबसे ज्यादा आपको कानपुर में ही कपड़ों के अच्छे अच्छे व्यापार जो है, सूती वस्त्र जो होते हैं वो कानपुर में दिखाई जाएंगे, इसलिए मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, और आपको पता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यही पे नाम है, यही पे जो ऑप्शन है ना उसी में एक और नाम है जिसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। यूपी का मैनचेस्टर तो आपका, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर तो आपको समझ में आ गया, वो कानपुर को कहा जाता है। बट भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल है। ओके, हु रोड द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक जो है वो किसने लिखी थी, मैगेथेंसिस ने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी या बाणभट्ट ने लिखी थी। तो हमेशा याद रखना है वो लिखी थी चाणक्य ने, अर्थशास्त्र ये जो बुक है वो लिखी थी चाणक्य ने। मैगेथेंसिस ने कौन सी बुक लिखी थी, आप सबको पता है, मैगेथेंसिस ने लिखी थी इंडिका। इंडिका ये जो बुक है वो मैगेथेंसिस ने जो है वो लिखी थी। कालिदास ने कौन सी लिखी थी, तो कालिदास ने लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। ठीक है, और साथ ही इन्होंने लिखी थी मेघदूतम, मेघदूतम। ठीक है, ये जो बुक है वो कालिदास ने लिखी थी, मैगेथेंसिस ने लिखी थी इंडिका, और चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, ये हमेशा अर्थशास्त्र मतलब आप जो इकोनॉमिक्स सीखते हैं वो नहीं, राजा कैसे बनाए बनते हैं, राजा को क्या क्या क्वालिटीज राजा में होनी चाहिए, वो सारी जो है इंफॉर्मेशन इस बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये था आज का सेशन, शायद आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज ऐसी है कि जीडीपी सेशन की तरफ से, यानी जो गौरव डोरे क्लासेस है उसकी तरफ से आपको जो है वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साथ ही जीएस के सारे सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट जो भी जीएस में आते हैं, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका आज के इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम यूपी की जो नजदीक आने वाली पुलिस भर्ती जो है उसके रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है, जो पीवाई क्यू जो भी है वो भी देखने वाले हैं, जो पिछले साल आए हैं या उससे पिछले साल आए हैं वो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, और साथ ही कुछ नए क्वेश्चन जो है उसे भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो इस बार आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखने वाले, उसके जो ऑप्शन है उसे भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करने वाले, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये ऑप्शन क्यों दिए गए हैं। ओके, तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त न गवाते हुए। ओके, क्वेश्चन वन है, इन विच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट एक्सप्रेस, यानी चौरी चौरा घटना किस वर्ष में जो है हुई थी। ठीक है, चौरी चौरा घटना किस वर्ष में हुई थी, 1920, 1922, 1930 या 1942। और इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर है 1922। आप सबको पता होगा गोरखपुर में एक घटना जो है वो हुई थी, जिसे असहयोग आंदोलन के रूप में जो है कहा जाता है, असहयोग आंदोलन के रूप में जो है इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे ईयर जो दिए गए हैं उसको एक बार छोटे से याद रखना है। देखिए यहाँ पे दिया है 1920, तो 1920 किसके लिए जाना जाता है, तो ये पूरी तरह असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है उसी के लिए जाना जाता है, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। तो 1920 आ गया तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसे ध्यान में रखना है। उसके बाद 1922 किसके लिए ध्यान में रखना है, तो 1922 गोरखपुर की जो घटना हुई थी, ठीक है, जिसे ही हम चौरी चौरा घटना कहते थे, उसके लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1922 गोरखपुर की चौरी चौरा घटना के लिए यानी इंसिडेंट के लिए याद रखना है। 1930 किसके लिए याद रखना है, तो 1930 सविनय अवज्ञा। ठीक है, सविनय अवज्ञा, यानी जिसे ही हम
सविनय अवज्ञा के लिए जो है ध्यान में रखना है, जिसे हम सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जो है कहते हैं। और 1942 ये किसके लिए याद रखना है, तो ये याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमेशा याद रखना है कि गांधी जी की जो भी मूवमेंट है उसे हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, एक होती है प्री मूवमेंट और एक होती है पोस्ट मूवमेंट। ठीक है, प्री मूवमेंट कौन कौन सी है, तो प्री मूवमेंट में आपको ध्यान में रखना है चंपारण्य, दूसरा है खेड़ा, ठीक है, और तीसरा जो है उसे कहा जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, और जो पोस्ट मूवमेंट है उनमें कौन कौन सी है, तो पोस्ट मूवमेंट में सबसे पहले जो याद रखना है वो है नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। उसके बाद 10 साल बाद आगे जाना है, यानी ये मूवमेंट हुई थी 1920 को, सो 10 साल आगे जाना है 1930। 1930 में कौन सी हुई थी, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये जाना है 1930। ठीक है, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, वैयक्तिक सत्याग्रह हुआ था, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, सत्याग्रह इसके लिए जाना है 1940। ठीक है, और लास्ट में जाना है 1942, वो कौन सी हुई थी, तो वो हुई थी छोड़ो भारत आंदोलन, छोड़ो भारत, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, उसे कहा जाता है 1942 का। तो गांधी जी की इस मूवमेंट को हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, तो काफी इजीली जो है आपको हैंडल हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ठीक है, पूछा गया है इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, कंचनगंगा है, केटू गॉड यूनिवर्सिटी केटू है, नंदा देवी है, या माउंट एवरेस्ट है। तो आप सबको ही पता होगा कौन सा सही आंसर है, इसका सही आंसर है केटू। ठीक है, गॉडिन ऑस्टिन। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गॉडिन ऑस्टिन। ठीक है, और सर कांचनगंगा किसके लिए फेमस है, तो ये पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, बट ये सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बट केटू से ऊंची नहीं, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और माउंट एवरेस्ट क्या है, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इस तरह ध्यान में रखिएगा, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, केटू गॉर्डन ऑस्टिन, ये भारत की ऊंची चोटी ध्यान में रखना है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये एक्चुअली कहाँ पे है, तो ये एक्चुअली आपको पीओके जो है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके क्षेत्र में जो है दिख जाती है। ठीक है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। कंचनगंगा किसके लिए ध्यान में रखना है, ये सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट वो किसके लिए ध्यान में रखना है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी आप सबको पता होगा, फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान है, मौलाना आजाद है, शेख अब्दुल्ला या सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या है, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है खान अब्दुल गफार खान को ही खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। उन्होंने ही जो फौज शुरू की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, इसकी जो फौज है वो उन्होंने ही शुरू की थी, और इनको ही कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ठीक है, यहाँ पे कई और नाम भी दिए, जैसे मौलाना आजाद, ये कौन है, तो मौलाना आजाद थे शिक्षण मंत्री, हमारे पहले शिक्षण मंत्री। ओके, और यहाँ पे और नाम दिए गए, सरदार पटेल, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय बिस्मार्क। ठीक है, भारत के बिस्मार्क, ये भी इन्हें कहा जाता है, और साथ ही इन्हें कहा जाता है आयरन मैन भी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता होगा आयरन मैन है हमारे देश के, तो इनको कहा जाता है आयरन मैन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है याद रखनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट रिंग्स अराउंड इट। ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक वलय यानी रिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कौन से ग्रह के आसपास होती है, तो ये होती है सैटर्न यानी शनि ग्रह के आसपास। ठीक है, शनि के जो छल्ले होते हैं, जो बर्फ और धूल की कने जो होती है, मतलब ये जो शनि ग्रह है उसके आसपास जो आपको एक रिंग दिखाई देती है, जो एक्चुअली क्या है, तो ये बर्फ और धूल, ठीक है, इसकी ही कने हैं। ठीक है, बर्फ और धूल की कणों से सबसे सुंदर, मतलब ये दिखाई काफी सुंदर देता है, बट इसमें बर्फ और जो धूल होते हैं वही ज्यादातर जो है वो होते हैं। ठीक है, अगर आप और एक ग्रह देखें, जैसे जुपिटर यहाँ पे हो गया, जुपिटर पे भी जो अगर आप आसपास देखते हो तो वो सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको पता होगा, सबसे दुनिया मतलब सृष्टि का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर को कहा जाता है। इसके पास भी छल्ले हैं, लेकिन वो धुंधले है काफी। ठीक है, मतलब इसमें बर्फ और धूल का प्रमाण बहुत ही ज्यादा कम है, इसमें मैक्सिमम आपको धूल ही दिखेगी, धूल का प्रमाण बट बहुत ही कम है, इसके लिए यहाँ पे जुपिटर के जो छल्ले हैं वो काफी दिखाई नहीं देते। बट जो सैटर्न है उसके छल्ले जो है काफी अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं, इसके लिए ये जो है याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, विच इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा। राज्यसभा का जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर जो है कितने साल का होता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल या परमानेंट। तो हमेशा याद रखना है राज्यसभा जो है, ठीक है, राज्यसभा ये है परमानेंट हाउस।
ठीक है, राज्यसभा अगर कहा जाए तो परमानेंट हाउस, बट मेंबर कहा जाए तो मेंबर के लिए ध्यान में रखना है 6 ईयर। ठीक है, हमेशा याद रखना है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए राज्यसभा है परमानेंट हाउस, बट राज्यसभा के जो मेंबर्स रहते हैं उनके लिए क्या याद रखना है, तो उनके लिए याद रखना है 6 साल। ठीक है, लोकसभा के लिए क्या याद रखना है, तो लोकसभा के लिए याद रखना है 5 साल। लोकसभा और विधानसभा यानी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं उनके लिए हमेशा 5 साल ही ध्यान में रखना, और 6 साल किसके लिए याद रखना है, तो आपको 6 साल जो है राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं ना, उसके लिए 6 साल ही ध्यान में रखना है। और परमानेंट क्या है, तो परमानेंट है मेंबर नहीं, सिर्फ राज्यसभा। ठीक है, ये राज्यसभा ही एक्चुअली परमानेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के एक्चुअली फाउंडर जो है कौन है, राजा राममोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, या ज्योतिबा फुले है। ठीक है, तो आप सबको ही इसका आंसर जो है पता ही होगा कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हमेशा याद रखना है हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो आर्य समाज के फाउंडर को कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती, यही है आर्य समाज के फाउंडर। और सबसे बेसिक सी चीजें जो याद रखनी है कि इन्होंने ही दयानंद सरस्वती, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, दयानंद सरस्वती के लिए एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों के पास जो है रिटर्न चलो, तो वेदों की ओर लौटो, ये किन्होंने कहा था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था आर्य समाज के थ्रू। ठीक है, ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद ज्योतिबा फुले, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, ये किसके लिए जाने जाते हैं, सत्यशोधक समाज। ठीक है, ज्योतिबा फुले जो है ये जाने जाते हैं सत्यशोधक समाज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको विवेकानंद नाम दिख रहा होगा, स्वामी विवेकानंद, ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के लिए। ठीक है, और आपको यो और यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा राजा राममोहन राय, ये किसके लिए जाने जाते हैं, सती प्रथा को बंद करने के लिए। ठीक है, सती प्रथा को और पूर्वदह प्रथा को बंद करने के लिए ये जो है जाने जाते हैं, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क की प्योरिटी जानने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को जो है यूज किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फेदोमीटर। तो आप सबको पता होगा लैक्टिक ये नाम ध्यान में रखिएगा, लैक्टिक, ताकि आपको याद आए कि ये है लैक्टोमीटर। ठीक है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का ही यूज जो है वो किया जाता है दूध की घनत्व का शुद्धता मापने के लिए। अब यहाँ पे आपको और नाम दिख रहे होंगे, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसके लिए जाना जाता है, तो हाइड्रोमीटर अगर आपको पानी जो होता है द्रव्य की जो घनत्व अगर गिननी हो, यानी लिक्विड, लिक्विड कितना सॉलिड है, लिक्विड कितना घनत्व है उसमें, ये अगर आपको जानना हो तो आपके लिए हाइड्रोमीटर जो है काम आता है। लैक्टोमीटर, लैक्ट ये शब्द आ गया कि लैक्टोज को ध्यान में रखिए, दूध के लिए सिर्फ। ठीक है, और फैदोमीटर किसके लिए होता है, आप सबको पता होगा, फैदोमीटर होता है समुद्र की गहराई जानने के लिए। ठीक है, समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई जानने के लिए होता है फैथोमीटर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कुछ चीजें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमें, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल काफी इजी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर आपको कहाँ पे स्थित मिलता है, ये अयोध्या में है, वाराणसी में है, मथुरा में है, या प्रयागराज में है। तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा, ये इसका सही आंसर क्या है, वाराणसी। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ पे एक्चुअली टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, ये आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मिल जाता है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको वाराणसी में जो है स्थित मिल जाएगा। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मथुरा। मथुरा किसके लिए जाना जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है, मथुरा की जन्मभूमि है उनकी, तो मथुरा जो है उनके लिए जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। और प्रयागराज किसके लिए जाने जाते हैं, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए जाना जाता है। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए जाना जाता है प्रयागराज। ठीक है, तो ये कुछ नाम जो है वो आपको याद रखने की है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मानवीय शरीर के किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड जो है कहा जाता है, थायराइड, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, पैनक्रेस या एड्रेनल। तो आप सबको एक बेसिक सी चीज पता ही होगी और वो याद भी रखनी है, किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी को। ठीक है, जिसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित होती है, तो ये होती है मस्तिष्क में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ये होती है मस्तिष्क में। ठीक है, अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने के लिए इस ग्रंथि का काम होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि सारी हमारे बॉडीज में जितनी भी ग्रंथियां होती है उसे कंट्रोल करता है ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए याद रखना है, विच ग्लैंड इज ए ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड, सो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को ही। ठीक है, अभी आपको आपको और नाम दिख रहे होंगे, थायराइड। ठीक है, ये थायराइड किसके लिए जाना जाता है, ये गले में होती है। ठीक है, थायराइड जो है गले में होती है, और ये चयापचय यानी हम जो खाते हैं ना, तो चयापचय के लिए ये थायराइड ग्लैंड जो है यूजफुल होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पैनक्रिस भी दिख रहा होगा।
ठीक है। पैनक्रिस किसके लिए जाना जाता है? तो पैनक्रिस इंसुलिन का जो स्राव होता है ना, उसे रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए होता है पैनक्रिस ग्लैंड। ठीक है, ये हमेशा बेसिक चीजें याद रखिएगा। ठीक। ओके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था यानी सीबीआरआई किस शहर में स्थित है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपको किस शहर में जो है स्थित मिलता है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? आप सबको ही पता होगा, यह है रुड़की में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। रुड़की में ही आपको सेंट्रल जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है रुड़की में। ठीक है। और यहाँ पे और एक नाम दिख रहा है देहरादून, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एफआरआई जो होता है ना, ठीक है, यानी अनुसंधान संस्था, वन अनुसंधान संस्था, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और रुड़की में क्या है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों चीजों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि पुलित्जर प्राइज जो है किस फील्ड में जो है दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज जो है किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस में दिया जाता है, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में दिया जाता है, स्पोर्ट में दिया जाता है, या सिनेमा में दिया जाता है? ठीक है। और आप सबको ही पता होगा कि पुलित्जर प्राइज जो है किस में दिया जाता है? तो पुलित्जर प्राइज जो होता है वो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में। देखिए, यहाँ पे ऐड करके आया है, तो आप इजीली पकड़ सकते हो कि क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर ऐड करके कोई भी ऑप्शन आता है तो मैक्सिमम टाइम आंसर होता ही है। ठीक है। तो पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में जो है दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में। ठीक है। और ये कहाँ पे जो एक्चुअली स्थित, मतलब ये कहाँ का एक्चुअली प्राइज है? तो ये अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आपको याद रखना है कि अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो एक्चुअली जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इसका मेन फोकस जो है जर्नलिज्म होता है। ठीक है। और यहाँ पे साइंस के लिए कौन सा पुरस्कार है आपको याद रखना है? तो साइंस के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर भटनागर पुरस्कार जो है वो आपको याद रखना है साइंस के लिए। ठीक है। और सिनेमा के लिए आप सबको ही पता होगा, सिनेमा के लिए एक ही पुरस्कार जो है काफी फेमस है, और वो कौन सा है? ऑस्कर। ठीक है। सिनेमा के लिए ऑस्कर जो है वो काफी फेमस है। ठीक है। और स्पोर्ट के लिए तो कई सारे आते हैं, ओलंपिक्स में भी मिलते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इसके लिए होता है। ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? यानी 1857 के समय में मुगल सम्राट कौन थे? औरंगजेब थे, शाह आलम द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर थे, या अकबर टू थे? ठीक है। और सबको ही पता होगा ये कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे वो 1857 का जब रिवॉल्ट चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, उस समय जो थे मुगल के एम्पायर थे। ठीक है। और ये लास्ट मुगल एम्पायर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये अंतिम मुगल एम्पायर है, इनके बाद कोई भी मुगल एम्पायर नहीं हुआ था। ठीक है। और इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने इनको पकड़ के, पहले इनके बच्चों को मारा था, बाद में इनको पकड़ के जो है रंगून जेल में डाल दिया था। ठीक है, काफी बूढ़े थे वैसे भी, इनको 1857 के रिवॉल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट बाद में जाके इनको रंगून जेल में जो है डाला गया था। ठीक है। तो बहादुर शाह जफर सेकंड जो है नाम आपको याद रखना है। ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल हमें क्या कह रहा है? विच इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी? इंटरनेट टेक्नोलॉजी में यूआरएल का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो आप सबको ही पता होगा, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है एक्चुअली किसका लॉन्ग फॉर्म? तो ये होता है यूआरएल का लॉन्ग फॉर्म। ठीक है। और ये वेबसाइट का क्या होता है? तो एड्रेस होता है। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस जो है उसे ही ये कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज याद रखने के लिए। ठीक है। देख सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? ठीक है, किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा जो है कहा जाता है? किसने कहा था? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। और किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। कभी भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आर्टिकल 32 को किसने कहा था, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि प्रेमबल, ठीक है, इसे किसने हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय जो है वो कहा था, यानी हमारा हार्ट जो है कहा था, हार्ट एंड सोल, तो ये हमेशा याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इतनी चीजें याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 32, एक्चुअली आर्टिकल 32 में क्या था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी हमें कुछ राइट्स जो है वो दिए गए थे, तो राइट्स दिए गए थे आर्टिकल 32 के ही हिसाब से। ठीक है। ओके, यहाँ पे और भी आर्टिकल है, तो ये 14 किसके लिए है? ये है इक्वेलिटी के लिए। ठीक है, यानी समानता, समानता जो होती है उसके लिए था आर्टिकल 14। ठीक है। आर्टिकल 19 किसके लिए था? स्वतंत्र के अधिकार। ठीक है, स्वतंत्र। ठीक है। आर्टिकल 32 किसके लिए था? तो अगर हमें ये जो स्वतंत्र है, ये जो हमें राइट्स दिए गए हैं, ये राइट्स नहीं मिलते तो हम क्या, कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये कहता था आर्टिकल 32। और आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार।
ठीक है, तो ये होता है जीवन का अधिकार। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर? प्राइमरी कलर कौन सा है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज या पिंक? ठीक है, तो आप सबको ही पता होगा इसमें से प्राइमरी कलर कौन सा है। तो प्राइमरी कलर है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन को ही प्राइमरी कलर कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि रेड यानी लाल, हरा यानी ग्रीन, और नीला, ठीक है, यानी ब्लू, इन तीनों कलर को भी प्राइमरी कलर कहा जाता है। ठीक है, बट हमारे जो ऑप्शन थे उनमें इन तीनों में से कौन सा कलर था? हरा कलर, इसलिए इसे ही प्राथमिक कलर कहा जाता है, प्राइमरी कलर। अब सर प्राइमरी कलर क्या क्या होते हैं? तो दुनिया के जितने भी कलर है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, दुनिया में जितने भी कलर है वो सिर्फ इन तीन कलरों को मिला के ही बनते हैं। ठीक है, कोई भी कलर हो दुनिया का, वो इन तीन कलरों को मिला के ही बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं येलो। येलो का अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लाल प्लस हरे को मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, लाल प्लस हरे को मिक्स करते हैं तो येलो कलर जो है बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखना है दुनिया के जितने भी कलर है वो इन तीन कलरों को मिला के बनते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी कलर जो है वो कहा जाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आनंद भवन द एनेसेटल होम ऑफ अ नेहरू फैमिली इज, नेहरू परिवार का पितृघर आनंद भवन एक्चुअली कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो आप सबको ही पता होगा, यूपी के एग्जाम दे रहे हो तो आप सबको ही पता होगा, ये है प्रयागराज में स्थित। ठीक है, तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि आनंद भवन जो है, जो एक्चुअली नेहरू जी का फैमिली का होम टाउन कहा जाता है, वो कहाँ पे है? तो वो प्रयागराज में स्थित है, बट अभी इसे क्या कर दिया गया है? एक संग्रहालय जो है बनाया गया है। ठीक है, इसे जो है अभी संग्रहालय बना दिया गया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओके। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है? कौन सी है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? तो एक ही का नाम जो है आपको याद रखना है, और वो है कौन सा? हिमालय, अरवली, विंध्य, सपुत्रा, तो वो है अरवली। ठीक है, अरवली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और सबसे नई कौन सी है सर? सो सबसे नई है हिमालय। ठीक है, ये सबसे नई पर्वत श्रृंखला, और ये है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, अरवली और हिमालय के बारे में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। देखिए, कभी भी भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम आ गया तो एक ही ध्यान में रखना है, एमआई। ठीक है, एमआई यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी आ गई तो हमेशा एक ही नाम ध्यान में रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो एक्चुअली ये दुर्घटना कब हुई थी आप सबको ही पता होगा, एमआई। ठीक है, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से दुर्घटना हुई थी, और ये हुई थी 1984 में। ठीक है, कौन से फैक्ट्री में एक्चुअली आग लग गई थी, मतलब ये एक्चुअली जहरीला गैस जो है फैल गया था, तो यूनाइन कार्बाइड कंपनी। ठीक है, यूनाइन कार्बाइड फैक्ट्री, यूसीएफ, इस फैक्ट्री में जो है वो जो गैस जो है लीकेज हो गई थी, जहरीली गैस थी, और वो पूरे गांव में जो है फैल गई थी, इससे काफी लोग जो है मरे थे। ठीक है, तो ये हुई थी 1984 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? ठीक है, कौन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक? तो ये है संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री? तो आप सबको ही पता होगा, ये है सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका। ठीक है, हमेशा याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो कहा जाता है हमारे देश में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यूपी में कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आप सबको ही पता होगा, शायद आप उस शहर से भी होंगे। तो यूपी में कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आगरा है, फिरोजाबाद है, अलीगढ़ है या मुरादाबाद है? तो ये है फिरोजाबाद। ठीक है, हमेशा याद रखना है, फिरोजाबाद जो है जिसे सुहागन नगरी भी कहा जाता है, सुहागन नगरी ये भी कहा जाता है, तो ये कांच की चूड़ियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, और अलीगढ़ किसके लिए फेमस है रे? तो आप सबको ही पता होगा, अलीगढ़ है लॉक के लिए फेमस। ठीक है, अभी मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिसका आंसर जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मुझे बताइए, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? अगर आप मुरादाबाद के होंगे तो आप सबको ही पता होगा, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके जो है बताइए। ठीक है। ओके, एंड अगर ये सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चन आज यही तक थे, तो ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए। और साथ ही जीडीपी सेशंस में अगर आपकी जीएस बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक लाइव बैच जो है लेके आया हूँ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में ही पूरी बैच जो है मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो ये बैच जो है आपके पास पहुंचे, और 499 नहीं 399 में भी पहुंचे, तो आपको क्या करना है, कमेंट्स में बैच जो है वो लिख के देना है।
ठीक है, ताकि आप या 399 लिख दीजिए, आपके लिए मैं जो भी बैच है वो 399 में रुपीज में जो है वो ला दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको सारा जीएस जो है वो पूरा कवर कर दिया जाएगा, यूपी के जो पुलिस भर्ती है उसके रिलेटेड सारा जीएस आपको इजीली कवर हो जाएगा, और साथ ही इसमें क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये बैच चाहिए होंगी तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में 399 या लाइव बैच या बैच ये टाइप कर दीजिए ना, तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में जो है आपके पास इस बैच को जो है पहुंचा दूंगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।